बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम क्लास 9th मैथ के यूनिट 12 को स्टार्ट करते हैं। इस यूनिट में 4 थ्योरम्स मौजूद हैं और चारों थ्योरम किस बारे में है जो ये नाम लिखा हुआ है इस यूनिट का, तो हम पढ़ लेते हैं। लिखा है कि साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल की साइड्स और एंगल के बारे में है। यानी जो साइड्स होती हैं वो किस तरह से छोटी बड़ी होती हैं किसी भी ट्रायंगल में, और एंगल्स किस तरह से छोटे बड़े होते हैं किसी भी ट्रायंगल में। इस हवाले से ये चारों थ्योरम्स मौजूद हैं। तो थ्योरम 1 का हम स्टेटमेंट देख लेते हैं और फिर उससे मुतालिक हम एनिमेशन भी देख लेंगे। तो थ्योरम 1 के स्टेटमेंट में लिखा है कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल इन लेंथ, एक ट्रायंगल की अगर कोई भी दो साइड्स बराबर नहीं है लंबाई के हवाले से, जैसे मान लें कि BC साइड बड़ी है और AB साइड छोटी है, तो ये छोटी बड़ी साइड्स हैं, या BC साइड बड़ी है और AC साइड छोटी है। तो कोई भी दो साइड्स अगर अनइक्वल हैं लंबाई के हवाले से, बराबर नहीं है, तो आगे लिखा है कि द लॉन्गर साइड, जो बड़ी साइड होगी, हैज़ एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेजर अपोजिट टू इट, बड़ा एंगल रखेगी, उससे अपोजिट वाला जो एंगल होगा वो बड़ा होगा। इट मीन्स कि BC साइड बड़ी है तो इसका अपोजिट एंगल A बनता है ये पूरा, तो ये बड़ा होगा। तो बड़ी साइड का अपोजिट एंगल बड़ा होगा। अभी मैं आपको एनिमेशन में समझा देता हूँ कि अपोजिट एंगल अपोजिट साइड क्या होता है और इंक्लूड एंगल इंक्लूड साइड क्या होता है। इसी तरह से जो एंगल बी है, क्योंकि ये छोटा एंगल है तो इसकी अपोजिट साइड भी छोटी होगी। ये हमने इस थ्योरम में प्रूफ करना है। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए एक छोटी सी चीज़ पहले हम सीखते हैं, उसके बाद हम एनिमेशन पे आएंगे और फिर बुक केस प्रॉपर प्रूफ पे आएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने सीखनी है वो हम ये जानते हैं कि मैट्रिक में आपका एक थ्योरम है कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का जो प्लस होता है, सम होता है, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं इस स्टेटमेंट को पहले लिख लेता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये तीनों 180 डिग्री के बराबर होंगे। अब इसके बाद एक और चीज़ जो हमने यहाँ पर देखनी है वो ये है कि ये जो तीनों एंगल हैं, एंगल 1, 2, 3, ये ट्राइंगल के अंदर बन रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल, अंदरूनी एंगल। तो ये एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 आर इंटीरियर एंगल्स, ये इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो पूरा एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। ये तीनों एक्सटीरियर एंगल नहीं कहलाते, बैरूनी एंगल नहीं कहलाते ज्योमेट्री में, बल्कि एंगल 1 और ये जो अभी मैंने एंगल बनाया है ये बराबर एंगल हैं। इसी तरह एंगल 2 और ये एंगल बराबर हैं ज्योमेट्री में। इसी तरह एंगल 3 और ये जो एंगल बनाया है ये बराबर हैं। अब ये तो हमें बड़े नज़र आ रहे हैं, ये बराबर कैसे हैं ये हम देखेंगे जब हम साइन कॉस टेन थीटा पढ़ेंगे एनालिटिकल ज्योमेट्री में, कि एंगल 1 की वैल्यू और इस एंगल की वैल्यू, ये जो भी एंगल है, बराबर आएगी। तो इसलिए ये बराबर एंगल है, ये अलग अलग एंगल नहीं है, और ये एक्सटीरियर बैरूनी एंगल भी नहीं है। तो अब एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं ज्योमेट्री में? एक्सटीरियर एंगल कहते हैं कि कोई भी एक साइड को आप एक्सटेंड करें। देखें, ये साइड AC इस डायरेक्शन में जा रही है, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया इसी डायरेक्शन में। जो एक्सटेंडेड साइड है उससे और जो दूसरी साइड है वहां पर जो एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। इसी तरह से अगर मैं ग्रीन साइड देखता AB, इसको मैं एक्सटेंड कर देता, तो ये एक्सटेंडेड साइड और जो दूसरी साइड बचती है एक्सटेंडेड के अलावा, उससे जो एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। इसी तरह यहाँ पर देख लें, ये जो साइड BC है इसको मैं अगर एक्सटेंड करता हूँ यहाँ पर, तो इस एक्सटेंडेड साइड से और जो दूसरी साइड रह गई है उससे जो एंगल बनेगा वो बैरूनी एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। इसी तरह आप चाहें तो ये साइड एक्सटेंड कर दें AB, तो एक्सटेंडेड साइड और इसके दरमियान जो एंगल बनेगा एक्सटीरियर या बैरूनी एंगल बनेगा। इसी तरह यहाँ वाली कंडीशन भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर साइड BC को एक्सटेंड करता हूँ तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा, अगर साइड AC को एक्सटेंड करता हूँ तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा। तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल कहलाता है, बैरूनी एंगल कहलाता है। अब अगर आप ये देखें कि अगर मैं इस साइड को एक्सटेंड करूं और ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया, इस एक्सटीरियर एंगल को हम क्या नाम देंगे? अगर यहाँ पर मैं कोई भी नाम दे दूं E, तो ये नाम होगा ACE। तो इसको हम नाम दे देते हैं एंगल ACE, या शॉर्ट करके मैं लिख देता हूँ एंगल 4। अब इस बुनियाद पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि एंगल 3 और एंगल 4 एक ही स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। कौन सी स्ट्रेट लाइन? अगर ये BC से मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, और किसी भी स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है, क्योंकि दो एंगल का सम है तो सप्लीमेंट्री होगा। तो इस हिसाब से मैं लिख सकता हूँ एंगल 3 प्लस एंगल 4 टोटल 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर है 180 डिग्री के, और ये वाला थ्योरम है और ये सप्लीमेंट्री पोस्टुलेट है। अब इसके बाद ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई, इन दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूँ। आप ऐसे समझ सकते हैं, ये x है तो यहाँ ये भी x है दूसरी इक्वेशन में, इसी तरह ये y है,
तो ये z है, दो अलग-अलग चीज़ें। तो x बराबर है y के, x बराबर है z के, तो y बराबर आ जाएगा z के। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर आ जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। इक्वेशन की दोनों साइड पर एंगल 3 मौजूद है। अगर इन दोनों को मैं कैंसिल आउट कर दूं तो आप ये देख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये दो चीजें यहाँ पर रह गई हैं, बराबर आ जाएगा एंगल 4 के। यानी ये जो एंगल 4 है ये असल में इंटीरियर एंगल के दोनों के सम के बराबर है। तो देखें एंगल 3 के पास ये एक्सटीरियर एंगल मैंने बनाया था और ये एंगल 3 इसमें मौजूद नहीं है, ये कट गया है सेम होने की वजह से, तो ये कहलाएंगे इंटीरियर अपोजिट एंगल। एंगल 4 से इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं। यानी जिस साइड पर एक्सटीरियर एंगल बन रहा होगा वो असल में बराबर होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के। जो अपोजिट वाले अंदरूनी एंगल होंगे उनके सम के बराबर होगा। यहाँ पर यही लिखा है, ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल हैं एंगल 4 से। इंटीरियर एंगल तो है एंगल 1 और 2, लेकिन इंटीरियर भी हैं और अपोजिट साइड पर मौजूद हैं इस एंगल 4 के, एक्सटीरियर एंगल के। तो ये बात यहाँ पर इस्तेमाल होनी है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर एंगल 4 बनाता तो ये कट जाता कॉमन, तो एंगल 4 बराबर आ जाता एंगल 1 प्लस एंगल 2 के, क्योंकि अब एंगल 4 के जो इंटीरियर अपोजिट एंगल हैं वो एंगल 1 और एंगल 2 हैं। तो ये बात यहाँ पर इस्तेमाल होनी है इस थ्योरम में। तो अब इसको हम एनिमेशन में देख लेते हैं कि थ्योरम किस तरह से प्रूफ हुआ है। थ्योरम के मुताबिक हमें एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसमें हम दो साइडों को कंपेयर करें तो एक साइड बड़ी और एक साइड छोटी होनी चाहिए। अच्छा, अब अपोजिट एंगल क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होता है, ये हम समझ लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से बात समझ आ जाए। इससे पहले हम इंक्लूड एंगल इंक्लूड साइड समझते हैं। एंगल ए को अगर आप देखें तो ये दो आर्म्स से मिलकर बन रहा है ए सी और ए बी। इन दो आर्म्स से मिलकर बन रहा है, यानी ए बी और ए सी की कितनी दूरी है आपस में। तो ये इंक्लूड एंगल और इंक्लूड साइड्स हैं, यानी इन्हीं दोनों साइड से मिलकर ये एंगल बन रहा है। तो इंक्लूड इसी पर मुश्तमिल है, इन्हीं दोनों साइड्स पर ये एंगल मुश्तमिल है, तो इंक्लूड एंगल इंक्लूड साइड। लेकिन इस एंगल ए का ताल्लुक साइड बी सी से नहीं है, तो ये एक दूसरे की मुखालिफ में है। तो अपोजिट एंगल अपोजिट साइड, इस तरह से हम अपोजिट एंगल अपोजिट साइड समझते हैं। अब एंगल बी की बात करते हैं तो ये अपोजिट एंगल, इसकी अपोजिट साइड ए सी होगी। इसके इंक्लूड साइड्स कौन सी होंगी, तब ये इंक्लूड एंगल बन जाएगा। तो इंक्लूड एंगल इंक्लूड साइड्स बी सी और ए बी। एंगल सी की बात करते हैं तो ये अपोजिट एंगल और अपोजिट साइड इसकी ए बी है। ये इंक्लूड एंगल होगा जब इसकी इंक्लूड साइड्स होंगी ए सी और बी सी। तो इंक्लूड एंगल इंक्लूड साइड्स। अब थ्योरम हमें कह रहा है कि कोई भी दो साइड अगर आप कंपेयर करते हैं किसी भी ट्राइंगल में, मिसाल के तौर पे मैं साइड बी सी और ए बी को अगर कंपेयर करता हूँ तो जो अपोजिट एंगल्स होंगे लॉन्गर साइड का वो बड़ा होगा और जो अपोजिट एंगल होगा स्मॉलर साइड का वो छोटा होगा। मिसाल के तौर पे बी सी और ए बी को कंपेयर करता हूँ तो मैं बी सी बड़ी साइड है, ये 13 यूनिट है और ये 11.63 यूनिट है। तो 13 यूनिट बड़ा है तो इसका अपोजिट एंगल जो ए है वो बड़ा होगा और ए बी का अपोजिट एंगल जो एंगल सी है वो छोटा होगा। तो आप देख सकते हैं कि एंगल ए बड़ा है, वैल्यूज लिखी हुई हैं, और एंगल सी छोटा है। इसी तरह अगर मैं बी सी और ए सी को कंपेयर करता हूँ तो बी सी अब भी बड़ी साइड है तो एंगल ए बड़ा है और ए सी छोटी साइड है तो एंगल बी इसका अपोजिट एंगल छोटा है। इसी तरह अगर ए बी और ए सी को कंपेयर करते हैं तो जो साइड ए बी है वो बड़ी है और साइड ए सी छोटी है। सो इट मीन्स कि जो बड़ी साइड है उसका अपोजिट एंगल बड़ा होगा और छोटी साइड का अपोजिट एंगल छोटा होगा। तो आप देख सकते हैं एंगल सी बड़ा है और एंगल बी छोटा है। ये थ्योरम में हमने प्रूफ करना है। अभी जो हम प्रूफ लेके चलेंगे वो साइड बी सी और ए सी को लेकर चलेंगे कि बी सी के हिसाब से एंगल ए बड़ा है और ए सी के हिसाब से एंगल ए छोटा है, यानी कि साइड्स बड़ी लेकर चल रहे हैं। ये हमें गिवन दिया गया है, बी सी बड़ी है और ए सी छोटी है, तो एंगल ए हमने साबित करना है कि बड़ा है और एंगल बी छोटा है, ये हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कि जो साइड छोटी है ए सी, इतनी ही बड़ी साइड जितनी लंबाई है इसकी 8.53 या जितनी भी लंबाई होगी उसको मैं यहाँ इस डायरेक्शन में बी सी की डायरेक्शन में कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। पॉइंट सी से देखें इस तरह से, बिल्कुल एग्जैक्टली वही जितनी ए सी साइड है दो टिक मार्क के साथ उतनी मैंने सी डी साइड बना दी। यहाँ पे पॉइंट डी बनाया है तो इसके हिसाब से मैंने कह दिया कि ये सी डी साइड है। तो देख लें 8.53 8.53, इसको मैं अगर छोटा बड़ा करूंगा तो ये साइड उतनी ही रहेगी, जितनी ए सी है उतनी ही सी डी साइड रहेगी। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। यहाँ पे मैंने पहले स्टेप में लिख दिया कि ये हमारा पहला स्टेप है ताकि आपको याद रहे ए सी कंग्रुएंट है सी डी के। तो अब मैं ट्राइंगल कंप्लीट कर लेता हूँ ए और डी को आपस में कनेक्ट करके। तो ट्राइंगल ए सी डी हमारे पास बन जाएगा। तो देखें ए डी को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया तो ये ट्राइंगल ए सी डी बन गया। यहाँ मैंने लिख दिया ये ट्राइंगल ए सी डी है ताकि आपको याद रहे हाईलाइट करके
पूरा डार्क किया हुआ है मैंने इसको। अब जब मैंने ट्राइंगल ए सी डी कंप्लीट किया है तो यहाँ देखिए मैंने एंगल 1 बनाया है, ये पूरा एंगल ए, यहाँ मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। ये एंगल 1 है जो यहाँ से यहाँ तक है, और ये एंगल 3 है जो नीचे वाला एंगल है। इसी तरह से इसको मैंने एंगल 2 का नाम दे दिया है। अब ये देखें कि हमने कंस्ट्रक्शन ये की थी दूसरे स्टेप में कि ए सी और सी डी बराबर रहे। यहाँ पे मैंने पहले स्टेप में ये कंस्ट्रक्शन की थी। अब अगर ट्राइंगल ए सी डी को देखूं मैं, ये जो हाईलाइटेड ट्राइंगल है इसमें अपोजिट साइड्स बराबर हैं तो इनके अपोजिट एंगल बराबर होंगे। और अपोजिट एंगल कौन से हैं? ए सी का अपोजिट एंगल 2 है, ये हम थ्योरम यूनिट 9 में कर चुके हैं। ये एंगल 2 और एंगल 1 बराबर होंगे, अपोजिट एंगल सी डी का एंगल 1 है। तो ए सी का ऑपोजिट एंगल एंगल 2 है, सी डी का ऑपोजिट एंगल एंगल 1 है। तो ये दोनों एंगल एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर होंगे। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, एंगल 1 और एंगल 2 कंग्रुएंट है, ऑपोजिट साइड्स आर कंग्रुएंट। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में आप ये देखें कि ये जो एंगल ए है ये पूरा एंगल है, यहाँ से यहाँ तक जो साइड ए बी और साइड ए सी से मिलके बन रहा है। तो ये पूरा एंगल को हम अगर दो छोटे एंगल में लिख दें, प्लस में एंगल 1 प्लस एंगल 3 में, तो ये पूरा एंगल ए बन जाएगा। तो मैंने वही यहाँ पर लिख दिया है कि एंगल ए कंग्रुएंट है असल में एंगल 1 प्लस एंगल 3 के। लेकिन अगर मैं एंगल 3 इसमें से ये वाला पार्ट मिटा दूं तो ऑब्वियसली ये वाली साइड ग्रेटर हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, यानी एंगल ए बड़ा हो जाएगा एंगल 1 से। अगर एंगल 3 वाला पार्ट मिटा दूं, भाई मान लें कि ये 30 डिग्री था, ये 60 डिग्री था, तो अगर मैं 60 मिटा देता हूं तो ऑब्वियसली एंगल ए बड़ा होगा 30 डिग्री से। क्योंकि देखें ना, एंगल ए बराबर था 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यानी 90 डिग्री के बराबर था। तो 90 डिग्री बड़ा आ जाएगा 30 डिग्री से, बिल्कुल ठीक है। अगर आप लेस देन ग्रेटर देन के साइन से कंफर्टेबल नहीं है तो देखिए इसमें एक साइड पर माउथ ओपन होता है, ये माउथ ओपन है, तो एक ही साइड पर माउथ ओपन है तो ए बड़ा है, और जहां पे ये नोक है, टिप है, वो साइड छोटी होती है। तो एंगल ए बड़ा है एंगल 1 से। इस तरह हम लिख सकते हैं। कैसे बड़ा है? मैंने अभी बताया कि इसमें से हमने एंगल 3 मिटा दिया है। तो आप देखें ना, ये दो छोटे एंगल को मैं प्लस करूंगा तो ये बड़ा एंगल पूरा एंगल ए बनेगा। अगर इसमें से मैं ये एंगल 3 हटा दूंगा, कम कर दूंगा, तो एंगल ए आपको वैसे ही नजर आ रहा है कि बड़ा है एंगल 1 से। तो यही हमने स्टेप 3 में लिख दिया कि हमने एंगल ए पर उसके बाद काम किया। पहले स्टेप में हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन की है, ए सी और सी डी बराबर हैं, उसके हिसाब से हमने प्रूव किया कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं। ये दूसरे स्टेप में किया। तीसरे स्टेप में हमने दिखाया कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 करेंगे तो एंगल ए बन जाएगा। उसमें से एंगल 3 को मैंने रिमूव किया तो एंगल ए बड़ा हो गया एंगल 1 से। अब एंगल 1 खुद किसके बराबर है? एंगल 2 के बराबर है। अभी हमने स्टेप 2 में प्रूव किया एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं। यहाँ पर अगर एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं तो मैंने यहाँ लिखा था कि एंगल ए ग्रेटर है एंगल 1 से, तो एंगल ए ग्रेटर होगा एंगल 2 से भी। भाई 1 की जगह 2 लिख सकता हूँ ना, दोनों बराबर एंगल हैं। इस स्टेटमेंट 2 के हिसाब से मैंने लिखा है यहाँ पर अबव 2, कॉमे के बाद जो कॉलन के बाद जो भी बात लिखी हुई है वो समझ लें कि मैंने यहाँ पे रीजन दिया हुआ है। तो एंगल ए बड़ा होगा एंगल 2 से भी। ऐसे अब हम एंगल 2 पे काम करते हैं कि एंगल 2 खुद क्या है। अब आप ये देखें कि एंगल 2 एक्सटीरियर एंगल है नीचे वाले ट्राइंगल का। ये जो ट्राइंगल ए बी डी है अभी हाईलाइट हुआ है, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको समझाया था। देखें ये साइड बी डी पूरी एक्सटेंड हुई हुई है, और ये एक्सटेंडेड साइड से दूसरी साइड तक एंगल बन रहा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा इस ट्राइंगल का। तो एंगल 2 एक्सटीरियर एंगल हो गया। एक्सटीरियर एंगल मैंने आपको बताया था कि हमेशा बड़ा होता है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा सम होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल का, यानी एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 प्लस एंगल बी के। तो ये मैंने यहाँ पर पांचवें स्टेप में लिख दिया कि एंगल 2 कंग्रुएंट है असल में, बराबर है एंगल बी प्लस एंगल 3 के, क्योंकि ये दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल हैं। वीडियो के स्टार्ट में मैंने प्रूव किया है कि एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के। तो एंगल 3 प्लस एंगल बी करूंगा तो ये एंगल 2 बन जाएगा, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर एंगल 3 अगर मैं मिटा दूंगा तो ऑब्वियसली ये एंगल 2 बड़ा हो जाएगा, एंगल बी छोटा हो जाएगा। तो यही काम हमने यहाँ पर किया है कि एंगल 3 हमने मिटा दिया यहाँ से। भाई मान लेना ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री था, तो 30 प्लस 60 मिलाकर 90 डिग्री बन रहा था, जो एंगल 2 था 90 डिग्री। अब एक पार्ट इसमें से मैं मिटा दूं, वही बात जो ऊपर बताई थी, 60 डिग्री अगर मैं मिटा दूं तो ये तो 90 डिग्री था, तो 90 डिग्री बड़ा होगा और 30 डिग्री छोटा होगा, तो ऑब्वियसली एंगल 2 बड़ा हो जाएगा एंगल बी से। अब हम यहाँ तक देखें, एंगल बी तक पहुंच गए, एंगल 2 को इस्तेमाल करते हुए एंगल बी तक पहुंच गए, और एंगल ए को इस्तेमाल करते हुए एंगल 2 तक पहुंच गए थे, और एंगल 2 को इस्तेमाल करते हुए एंगल बी तक पहुंच गए। अगर आप यहाँ पर देखें कि एंगल ए 2 से बड़ा है और एंगल 2 खुद बड़ा है एंगल बी से,
एंगल ए 2 से बड़ा है और 2 खुद बड़ा है बी से, यानी कि बी तो सबसे ही छोटा हो गया ना, 2 से भी छोटा हो गया बी। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट नंबर 4 और स्टेटमेंट नंबर 5 का इस्तेमाल करेंगे कि ए बड़ा होगा बी से भी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि एक्स बड़ा है वाई से और y खुद बड़ा है z से, तो x बड़ा होगा z से। ऑब्वियस है भाई, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और 30 डिग्री खुद बड़ा है इस 20 डिग्री से, तो 90 डिग्री 20 डिग्री से तो बड़ा होगा ही होगा। तो इस तरह हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल ए बड़ा है, एंगल बी छोटा है, जबकि हम लेके क्या चले थे, साइड बी सी बड़ी है और साइड ए सी छोटी है। तो BC का ऑपोजिट एंगल एंगल ए बड़ा आ गया, यही हमने प्रूव करना था, और साइड AC का ऑपोजिट एंगल एंगल बी है, वो छोटा आ गया। तो देख लें, एंगल ए बड़ा है, एंगल बी छोटा है। इस तरह से हम बुक के हिसाब से थ्योरम को प्रूव कर लेते हैं। बुक में एंगल 1 2 लिखा तो है और एंगल 3 नहीं लिखा, लेकिन इसमें एंगल के नाम इस तरह से दिए हुए हैं, एंगल के नाम इस तरह से दिए हुए हैं DAB CAD। तो आपने बस ये ध्यान रखना है, मैंने इसको आसान करने के लिए एंगल 1 2 3 का नाम दे दिया था। तो अब हम बुक के हिसाब से प्रूफ देख लेते हैं। आसान सा प्रूफ है, होप कि आपको टेक्निक यहाँ पर एनिमेशन में समझ आ गई होगी। तो थ्योरम 12.1.1 लिखा है, ये हेडिंग नहीं आएगी, प्रूफ दैट कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल इन लेंथ, अगर कोई भी दो साइड्स बराबर नहीं है किसी भी ट्राइंगल की, मान लें मैं BC और साइड AC को लेकर चल रहा हूँ, अगर ये बराबर नहीं है, द लॉन्गर साइड, जो बड़ी साइड होगी, हैज़ एन एंगल ग्रेटर मेजर, उसका एंगल बड़ा होगा अपोजिट टू इट, जो अपोजिट एंगल होगा। तो साइड BC बड़ी है तो इसका एंगल ए ये पूरा बड़ा होगा, और साइड AC छोटी है तो इसका अपोजिट एंगल ये एंगल भी छोटा होगा। तो हमने प्रूफ यही करना है। टू प्रूफ डेट में हम लिख देते हैं कि मेजरमेंट एंगल ए इज ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल बी, एंगल ए बड़ा होगा, एंगल बी छोटा होगा। हम कौन सी दो साइडें लेके चले, साइड BC और साइड AC, ये रही साइड BC और ये रही साइड AC। जो हम ये लेके चले हैं कि साइड BC बड़ी साइड है और साइड AC छोटी साइड है, किसमें, एक ट्राइंगल ABC में। यही हमने गिवन में लिख दिया और यही हमने जो प्रूफ करना है प्रूफ में लिख दिया। यानी साइड्स लेकर चल रहे हैं और एंगल छोटे बड़े हमने साबित करना है। बड़ी साइड का ऑपोजिट एंगल बड़ा होगा, छोटी साइड का ऑपोजिट एंगल छोटा होगा। हमने एक कंस्ट्रक्शन की थी, बिल्कुल जितनी AC साइड है उतनी ही लंबाई हमने CD तक यहाँ तक बनाई है, वही हम यहाँ पर लिख देते हैं कि BC, जो साइड BC है वहां पे हमने कट ऑफ करना है, काटना है CD को, एक पॉइंट D को, जितनी लंबी AC है कंग्रुएंट है उतनी ही, जितनी लंबी साइड AC है साइड CD को उतना ही मुझे कट करना है। तो इन दोनों को मैंने बराबर रखना है BC साइड पर, यही हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर साथ में लिख दिया जॉइन AD, A और D को आपस में कनेक्ट कर देंगे ताकि ये ट्राइंगल ACD हो जाए। आप सिंपल प्रूफ भी यहाँ पर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटा सा एक प्रूफ आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप कर सकते थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकाई हुई है, आगे पीछे करके प्रूफ दिया हुआ है। तो जो मैंने आपको प्रूफ दिया था एनिमेशन में, उसके हिसाब से कर सकते हैं। इसको अगर मैं एंगल 3 का नाम दे दूँ, इसको एंगल B का नाम दे दूँ, तो हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ACD, इसके हिसाब से AC कंग्रुएंट है CD के, ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी, यही बात यहाँ पर लिख दें आप रीजन में। इसके बाद एंगल 1 कंग्रुएंट आ जाएगा एंगल 2 के, ये अपोजिट साइड्स आर कंग्रुएंट, तो अपोजिट एंगल भी कंग्रुएंट होंगे, यहाँ पे रीजन में लिख दें। इसके बाद स्टेप वाइज हम काम करते हैं, पहले यहाँ पे काम करते हैं, इस एंगल 1 को यहाँ पे पहुँचाएंगे। तो हम जानते हैं कि एंगल A बड़ा होगा एंगल 1 से। किस तरह बड़ा होगा, क्योंकि एंगल A खुद बराबर है एंगल 1 प्लस एंगल 3 के। आप यहाँ पर लिख देना कि असल में एंगल A तो बराबर है एंगल 1 प्लस एंगल 3 के। अगर एंगल 3 में मिटा दूंगा तो एंगल A बड़ा हो जाएगा और एंगल 1 छोटा हो जाएगा। अब हम थर्ड स्टेप में एंगल 1 को एंगल 2 पे पहुंचा देते हैं। एंगल A ग्रेटर होगा एंगल 2 से भी, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर हैं, कंग्रुएंट हैं। तो यहीं पर ही मैंने लिख दिया एंगल 1 की जगह एंगल 2, इस तरह आप समझ लें। इसके बाद फोर्थ स्टेप में यहाँ तक हम पहुँच गए कि एंगल A को एंगल 2 पे हमने पहुँचा दिया। अब एंगल 2 खुद बड़ा है एंगल B से, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एंगल 2 असल में ग्रेटर है एंगल B से। क्योंकि एंगल 2 की बात करेंगे तो एंगल 2 असल में बराबर होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम्स के, तो एंगल B प्लस एंगल 3 के। इसमें से अगर मैं एंगल 3 को मिटा दूंगा तो एंगल 2 ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा और एंगल B छोटा हो जाएगा। तो इस तरह हमने लिख दिया एंगल 2 बड़ा है और एंगल 3 छोटा है। तो फिफ्थ स्टेप में हम फाइनली लिख देंगे कि ये x बड़ा है y से और y बड़ा है z से, तो x बड़ा होगा z से भी, तो एंगल A बड़ा हो जाएगा एंगल B से। क्योंकि x एंगल A था, z एंगल B था, तो
ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, यहाँ पे आप लिख दें रीजनिंग में। तो देखें कितना सिंपल सा इसका प्रूफ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकाई हुई है इन्होंने। तो आप चाहें तो बिल्कुल ये प्रूफ में अपने लिख के आ सकते हैं, आपका सिंपल सा ये पूरा प्रूफ हो जाएगा थ्योरम 1। तो अब हम प्रूफ टेबल देख लेते हैं। प्रूफ टेबल में देखें ट्राइंगल ए सी डी पे काम कर रहे हैं हम। ये वाला ट्राइंगल है ए सी डी, इसमें ए सी बराबर है सी डी के, ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी। ये ए सी साइड और सी डी साइड ये दोनों बराबर ली थी हमने। इसी हिसाब से अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं तो इनके अपोजिट एंगल बराबर होंगे, एंगल सी ए डी और एंगल सी डी ए, यानी एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों बराबर होंगे। देख लें किस तरह नाम दिए हैं इन्होंने, एंगल सी ए डी और एंगल सी डी ए। ये डी वर्टेक्स है तो इसको बीच में रखा है सी डी ए। ये आसानी से आप यहाँ नाम दे सकते थे, एंगल 1 और एंगल 2 भी कर सकते हैं, तब भी ये सेम रहेगा, कंग्रुएंट रहेगा। इन्होंने मुश्किल करके नाम दे दिया, आप आसान करके लिख लेना, या मैंने एनिमेशन में और आसान करके आपको समझाया हुआ है, आप उस तरह से भी फॉलो कर लेना। इन्होंने थ्योरम थोड़ा सा मुश्किल करके यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये हमने देख लिया कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गए, क्योंकि अपोजिट साइड्स हैं तो अपोजिट एंगल बराबर होंगे। यही हमने रीजन में लिख दिया, अपोजिट साइड्स कंग्रुएंट। बट एंगल सी डी ए इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। जो एंगल सी डी ए है यानी एंगल 2, ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल ए बी डी का। बिल्कुल एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि अगर इस ट्राइंगल को मैं देखता हूँ तो इसकी ये एक्सटेंडेड साइड बी डी मैंने एक्सटेंड की हुई है, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। और ये एंगल असल में बराबर होगा इन दोनों एंगल के प्लस के, यानी कि एंगल बी और एंगल 3 मैंने यहाँ पर लिया था इसके प्लस के। आप चाहें तो एंगल डी ए बी इसको ले सकते हैं। आसान वही है कि एंगल 3 इसको ले लें। अब अगर सिर्फ मैं एंगल बी की बात करूंगा तो भाई एंगल जो एक्सटीरियर एंगल है एंगल सी डी है वो तो बड़ा होगा ही एंगल बी से। हमने असल में एंगल ए से एंगल बी तक पहुंचना है, तो अभी मैं एंगल ए से एंगल 2 पे पहुंचूंगा और इस एक्सटीरियर एंगल 2 से एंगल बी पे पहुंचूंगा। तो एंगल सी डी ए बड़ा होगा एंगल बी से। देख लें ग्रेटर का निशान डला हुआ है, इस तरफ माउथ ओपन है तो ये साइड बड़ी है और ये साइड छोटी है, इस तरफ टिप है इसकी। तो अब हम एक्सटीरियर एंगल से अंदर वाले एंगल पे पहुंच गए। किस तरह, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर, एक्सटीरियर एंगल बड़ा होता है नॉन एडजस्टेड इंटीरियर एंगल से। अगर कोई एक एंगल लूंगा तो उससे तो बड़ा होगा ही होगा। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है असल में ये एंगल डी ए बी और प्लस एंगल बी के सम के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये मैं वीडियो के स्टार्ट में आपको समझा चुका हूँ। और अगर कोई एक एंगल लेंगे तो उससे तो बड़ा होगा ही होगा ये एक्सटीरियर एंगल, यानी एक्सटीरियर एंगल 2 एंगल बी से भी बड़ा होगा, एक्सटीरियर एंगल 2 एंगल डी ए बी से भी बड़ा होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा। अब वापस एंगल ए पे इन्होंने बात की है, एक सीक्वेंस में नहीं चले प्रूफ में, इसलिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। अदरवाइज आप स्टेप वाइज उसी तरह प्रूफ कर सकते हैं जिस तरह मैंने प्रूफ किया है। अब ये वापस से एंगल ए पे बात कर रहे हैं कि एंगल ए बड़ा है एंगल सी ए डी से। एंगल सी ए डी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा एंगल सी ए डी, कि ये टोटल एंगल की बात कर रहे हैं। ये टोटल एंगल बड़ा होगा इस एंगल 1 से जो कि एंगल सी ए डी है। यहाँ पे वर्टेक्स ए है तो एंगल सी ए डी से यकीनन एंगल ए बड़ा होगा, क्योंकि एंगल ए तो बराबर है इस एंगल 1 के और इस एंगल डी ए बी के। तो वही बात इन्होंने यहाँ पर लिख दी है कि एंगल ए तो असल में बराबर है एंगल सी ए डी प्लस एंगल डी ए बी के। एंगल 1 को इन्होंने एंगल सी ए डी लिया है और इसको एंगल डी ए बी लिया है, ये तो इन दोनों के बराबर है। अगर एक पार्ट में मिटा दूंगा तो एंगल ए बड़ा हो जाएगा इस एंगल सी ए डी से। तो एंगल ए बड़ा हो जाएगा एंगल सी ए डी से। इसके बाद एंगल ए बड़ा है एंगल सी डी ए से भी, एंगल ए बड़ा है एंगल सी डी ए से भी। ये रहा सी डी ए, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर थे, यानी एंगल सी ए डी और एंगल सी डी ए बराबर थे। तो हमने एंगल ए को पहुंचा दिया है एंगल 2 के पास, यानी कि एंगल ए बड़ा होगा एंगल सी डी ए से भी। तो यहाँ हमने लिख दिया एंगल सी ए डी और एंगल सी डी ए बराबर हैं। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, एंगल सी डी ए होना चाहिए। यहाँ हमने अबव में इसको आपको दिखा दिया था कि अपोजिट साइड आर कंग्रुएंट, तो अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। अब एंगल ए बड़ा होगा एंगल बी से, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। तो अब हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x बड़ा है y से, x एंगल ए है, y एंगल सी डी ए है, और इसी तरह से एंगल सी डी ए यहाँ भी लिखा हुआ है, y बड़ा है z से। तो x बड़ा है y से और y बड़ा है z से, तो ये जो x है ना ये z से भी बड़ा होगा। और x क्या है एंगल a और z क्या है एंगल b। तो एंगल a बड़ा होगा एंगल b से, तो यही हमने यहाँ पर लिख दिया, एंगल a बड़ा है एंगल b छोटा है। और यही हमने प्रूफ करना था कि एंगल a बड़ा होना चाहिए और एंगल b छोटा होना चाहिए। तो ये इसका प्रूफ है। तो होप कि आपको ये थ्योरम समझ आया होगा पूरी तरह से। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।